हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। जैसे कि हम पिछले सेशन में वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ चुके थे, आज के इस सेशन में हम ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर को डिराइव करेंगे। तो चलिए आज के इस सेशन में हम ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर को डिराइव करते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक हम साइनसोइडल वेव लेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि लेट अस कंसीडर अ मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप इन द कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज साइनसोइडल एज शोन इन फिगर। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप हो रहा है कोर में वह एक साइनसोइडल वेव है, जहाँ पर यह φm जो है वह मैक्सिमम फ्लक्स है और यहाँ पर फ्लक्स का वैल्यू 0 है और इसका पूरा टाइम पीरियड जो है वो t है। तो यहाँ पर हाफ साइकिल में इसका टाइम पीरियड t/2 होगा, उसके हाफ में क्या हो जाएगा t/4 होगा। मतलब पूरा साइकिल जो है इसका वो t है, तो हाफ साइकिल का वैल्यू t/2 होगा और वही हाफ साइकिल का वैल्यू t/4 होगा। तो मैक्सिमम फ्लक्स जो प्रोड्यूस हो रहा है कोर में वह जो मैक्सिमम फ्लक्स सेटअप हो रहा है वो t/4 टाइम में सेटअप हो रहा है। तो उसी के बारे में देखिए लिखा गया है कि यहाँ पर n1 जो है वो नंबर ऑफ टर्न ऑफ प्राइमरी बाइंडिंग होगा और n2 जो होगा वो नंबर ऑफ टर्न ऑफ सेकेंडरी बाइंडिंग होगा। f जो होगा वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी होगा और φm जो होगा वो मैक्सिमम फ्लक्स सेटअप इन द कोर होगा। जो कोर में जो मैक्सिमम फ्लक्स सेटअप हो रहा है वो वैल्यू φm होगा। चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो इनिशियल पोजीशन में तो फ्लक्स 0 है, लेकिन फाइनल पोजीशन में φm है, तो इसीलिए डी फाई जो है वो चेंज इन फ्लक्स है। तो चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पर φm फाइनल है तो फाइनल φm रखेंगे और इनिशियल में फाई का वैल्यू 0 है तो यहाँ पर 0 रखेंगे। तो यहाँ इसलिए यहाँ पर डी फाई इजकल टू φm आ जाएगा। उसी के अनुसार अब देखिए टाइम का, देखिए dt इजकल टू t/4 - 0। मतलब क्या, फाइनल टाइमिंग जो है वो कितना है t/4 है और इनिशियल में जो टाइम का वैल्यू है वो 0 है, इसलिए टोटल चेंज इन टाइम जो होगा वो t/4 - 0 इजकल टू dt इजकल टू जो होगा वो t/4 होगा। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर टर्न में रेट ऑफ चेंज कितना हो रहा है फ्लक्स का, उसको हम डिनोट करते हैं d∅/dt। d∅/dt, फाई क्या है फ्लक्स, तो फ्लक्स का जो चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में उसी को कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन पर टर्न। ठीक है, इसी को हम एवरेज इंड्यूस ईएमएफ इन पर टर्न भी कहते हैं। तो यहाँ देखिए एवरेज इंड्यूस ईएमएफ पर टर्न इजकल टू d∅/dt, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर टर्न को ही एवरेज इंड्यूस ईएमएफ पर टर्न बोलते हैं, इसीलिए एवरेज इंड्यूस ईएमएफ पर टर्न बराबर हो जाएगा d∅/dt। यहाँ पर d∅ का वैल्यू क्या था, d∅ का वैल्यू पीछे हम देख चुके थे कि d∅ का वैल्यू φm था, जो चेंज इन टोटल फ्लक्स था मैग्नेटिक फ्लक्स उसका वैल्यू φm था, और dt जो है वो क्या है चेंज इन टाइम है, तो चेंज इन टाइम का वैल्यू क्या हो जाएगा t/4 हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए अब यह 4 जो है वो ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 4φm/t। तो ये जो वैल्यू आया यह आया एवरेज इंड्यूस ईएमएफ पर टर्न का वैल्यू। और जैसा कि हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 1/टाइम टाइम पीरियड होता है, तो यहाँ से देखिए 4φm/t, तो यहाँ पर 1/t है, तो 1/t को हम f से रिप्लेस कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर हो गया ई एवरेज पर टर्न इजकल टू 4φm और 1/t के जगह पर हम f पुट कर देंगे, तो 4φmf हो गया। अब हम देखते हैं फॉर्म फैक्टर बराबर होता है RMS वैल्यू बटा एवरेज वैल्यू, और साइनसोइडल वेव के लिए फॉर्म फैक्टर का वैल्यू 1.11 होता है। यहीं से देखिए यहाँ पर फॉर्म फैक्टर था RMS वैल्यू बटा एवरेज वैल्यू। अब इसी को अगर हम RMS वैल्यू पर टर्न कर दे, एवरेज वैल्यू पर टर्न कर दे, तो टर्न आपस में कट जाएगा, तो इसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर फॉर्म फैक्टर जो 1.1 है वहाँ पर ERMS पर टर्न और ई एवरेज पर टर्न कर देंगे। तो यहाँ से हम ERMS पर टर्न को निकालेंगे तो क्या होगा 1.11 इंटू ई एवरेज पर टर्न, ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर ERMS पर टर्न का वैल्यू 1.11 इंटू ई एवरेज पर टर्न आ जाएगा। यहाँ से ERMS पर टर्न का वैल्यू हो जाएगा 1.11 और ई एवरेज पर टर्न का वैल्यू हम पीछे निकाल के रखे हुए थे कि ई एवरेज पर टर्न जो आया था वो 4φmf आया था, तो वो यहाँ पर इसको पुट कर देंगे, तब इसका जब वैल्यू आ जाएगा वो EMF ERMS पर टर्न का वैल्यू जो हो जाएगा वो 4.44φmf होगा। तो यह एक्चुअली में यह जो EMF इक्वेशन है ट्रांसफार्मर का वो यहाँ पर ड्राइव हो गया है, कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसमें और हम कुछ देखेंगे। देखिए यहाँ पर RMS वैल्यू ऑफ इंड्यूस EMF इन प्राइमरी बाइंडिंग में अगर देखते हैं ट्रांसफार्मर का, तो उसमें प्राइमरी बाइंडिंग अगर रहेगा तो उसमें सिर्फ N1 मल्टीप्लाई हो जाएगा,
जहाँ पर E1 इजकल टू E1 RMS है। सो F1/N1, अब देखिए E1/N1, यहाँ पर देखिए EMF इसको N1 से डिवाइड कर देंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4.445 EMF। इसको इक्वेशन अगर हम फर्स्ट मानते हैं तो उसी के अनुसार जब प्राइमरी में N1 टर्न होता है इसलिए सेकेंडरी में N2 टर्न होता है, तो वहाँ पर जो EMF प्रोड्यूस होगा वो उसका वैल्यू हम E2 लेंगे और E2 का वैल्यू 4.445 MF इंटू यहाँ पर N1 मल्टीप्लाई किए थे प्राइमरी के केस में, तो यहाँ सेकेंडरी के केस में N2 मल्टीप्लाई करेंगे और वहाँ E1 जो था इक्वल था E1 RMS से, यहाँ E2 जो इक्वल है E2 RMS के बराबर है। अब देखिए यहाँ पर E2 को यहाँ पर N2 जो है वो E2 की तरफ भेजेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में जाएगा, E2/N2 हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू 4.445 MF। ये इक्वेशन नंबर 2। और दोनों इक्वेशन में देखिए कि कुछ फर्क दिख रहा है आपको। यहाँ पर E1/N1 का वैल्यू भी वही आया है जो कि E2/N2 का वैल्यू आया है। तो इससे हमको यह पता चल रहा है कि E1/N1 और E2/N2 का वैल्यू जो है वो इक्वल आ रहा है। इक्वल को अगर हम कांस्टेंट मान लें, इसको अगर हम कांस्टेंट कंप्लीट माने तो यहाँ पर इसको हम K से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये वैल्यू को हम कांस्टेंट मान लेंगे तो वहाँ पर हो जाएगा E1/N1 इक्वल टू E2/N2 इक्वल टू K। तो सो वी कैन से दैट इंड्यूस्ड वोल्टेज इन बोथ बाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर इज सेम, सो वी कैन एज्यूम एज K कांस्टेंट। जैसा कि हम देख रहे हैं कि दोनों बाइंडिंग में जो EMF इंड्यूस हो रहा है उसका वैल्यू सेम है, तो सेम है तो उसको हम K कांस्टेंट मान सकते हैं। अब देखिए जहाँ पर K जो है K इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर, जहाँ पर K को हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, अगर K का वैल्यू एक से बड़ा होता है, जो यूनिटी है एक है उससे अगर K का वैल्यू बड़ा होता है तो उस केस में N2 बड़ा होगा N1 से। अब अगर N2 बड़ा होगा N1 से तो वहाँ पर जो EMF इंड्यूस होगा वो EMF भी बड़ा होगा E2 इक्वल टू E1। N2 अगर नंबर ऑफ टर्न जिसमें ज़्यादा होगा उसी में EMF भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, तो जहाँ पर नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है तो उसके कारण यहाँ पर E2 का जो EMF भी होगा वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो इस केस में इस ट्रांसफार्मर को हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहेंगे। लेकिन जब K का वैल्यू 1 से कम होगा, यूनिटी से कम होगा, तो उस केस में क्या होगा कि N2 का वैल्यू N1 से कम हो जाएगा। N1 का जो टर्न होगा वह नंबर ऑफ टर्न जो कॉइल का टर्न है वह ज़्यादा होगा प्राइमरी साइड में, और सेकेंडरी साइड जो भी है उसमें नंबर ऑफ टर्न जो होगा वो कम होगा। तो इस केस में इस ट्रांसफार्मर को हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। जब N2 का नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है तो इस केस में EMF ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा था, यहाँ N2 में नंबर ऑफ टर्न जो N2 का है वो कम है, तो उस केस में यहाँ पर E2 जो प्रोड्यूस होगा वह उसका वैल्यू भी कम होगा। तो इस केस में हम इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहेंगे। जहाँ पर देखिए सेकेंडरी साइड में अगर EMF ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, EMF ज़्यादा आ रहा है, तो उसमें क्या करें कि प्राइमरी में हम कम EMF दे रहे हैं, प्राइमरी में हम कम वोल्टेज दे रहे हैं और सेकेंडरी में जो वोल्टेज हमको है वो ज़्यादा मिल रहा है। तो ज़्यादा मिल रहा है मतलब स्टेप अप हो रहा है। लेकिन अगर उसी का रिवर्स केस देखते हैं कि अगर हमको सेकेंडरी में EMF कम मिल रहा है, सेकेंडरी में हमको वोल्टेज कम मिल रहा है, जबकि हम प्राइमरी में ज़्यादा वोल्टेज दे रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, वो वोल्टेज को कम कर रहा है मतलब स्टेप डाउन कर रहा है। तो वही केस यहाँ पर है। अब अगर K का वैल्यू 1 के बराबर होता है उस केस में N2 जो होगा वो N1 के बराबर हो जाएगा। तो N2 जब N1 के बराबर हो गया मतलब दोनों तरफ जो टर्न रेशियो, दोनों का जो टर्न है दोनों बाइंडिंग में, अगर दोनों का नंबर सेम होगा तो उस केस में जो EMF प्रोड्यूस होगा वो दोनों प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड दोनों साइड सेम प्रोड्यूस होगा। तो इस केस में EMF भी सेम प्रोड्यूस होगा। अब यह जो EMF जो सेम प्रोड्यूस होता है यह सिर्फ और सिर्फ आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में ही होता है। यह केस जो प्रोड्यूस होता है वो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में होता है। इसीलिए इस देखिए लिखा है दिस ट्रांसफार्मर इज यूज टू आइसोलेट टू इलेक्ट्रिकल सर्किट विच ऑपरेट ऑन सेम वोल्टेज लेवल। यह वैसे दो इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज किया जाता है जहाँ पर कि सेम वोल्टेज अप्लाई हो, मतलब प्राइमरी में भी सेम ही वोल्टेज दे रहे हैं, उतना ही वोल्टेज हमको सेकेंडरी में मिल रहा है। लेकिन इससे फ़ायदा ये होता है कि फिर कहिएगा जब हमको सेम ही वोल्टेज मिल रहा है तो इस ट्रांसफार्मर का यूज करने का फ़ायदा क्या हुआ। तो फ़ायदा ये हुआ कि अगर प्राइमरी साइड में वोल्टेज का फ्लक्चुएशन भी अगर होता है तो वह फ्लक्चुएशन डायरेक्ट लोड से नहीं जाकर मिलता है, डायरेक्ट लोड को नहीं मिलता है। अगर फ्लक्चुएशन होगा तो उस अनुसार सेकेंडरी साइड में जो EMF प्रोड्यूस होगा वो सेफ EMF प्रोड्यूस होगा, जिसके कारण हमारा जो इंस्ट्रूमेंट भी होगा, जो भी लोड उसमें कनेक्टेड होगा, उसको वो जो फ्लक्चुएशन है उससे ये डिस्टर्ब नहीं होगा, उससे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यह ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी लगभग 98% होता है, जिसके कारण इसको आइडियल ट्रांसफार्मर मान लिया जाता है। आशा करते हैं कि आपको यह लेक्चर अच्छा लगा होगा।
अगर अच्छा लगता है, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इसको फॉरवर्ड करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को फ़ायदा हो। धन्यवाद।